welcome back to our channel. I am Jolly. And I am Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं टॉप 8 मुस्लिम एम्पायर्स. So guys, ये वीडियो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही अलग होने वाली है क्योंकि हमने अभी तक ऐसी कोई भी वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया है और आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि इस वीडियो पे हमें रिएक्शन देना चाहिए. सो गाइज देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. सो गाइज मेक श्योर टू फॉलो अस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी 8 ऐसी सल्तनतों के बारे में कि जिनको इतिहास में मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनतें माना जाता है. यानी यही मुसलमानों की वो 8 सल्तनतें थीं कि जिन्होंने इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े हिस्से पर राज किया था. इनकी ताकत का आलम ये था कि इनके दौर में बड़ी से बड़ी ताकतवर फौजें भी इनसे लड़ना तो दूर बल्कि लड़ने के बारे में सोचने से भी घबराया करती थीं. दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है मुगल एम्पायर का. वही मुगल सल्तनत कि जिसने हमारे देश भारत पर एक लंबे वक्त तक राज किया था. इसकी बुनियाद 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी और फिर बाद में इसकी औलादों ने धीरे धीरे इस सल्तनत को बढ़ाना शुरू कर दिया था. और आखिरकार 1690 में वो वक्त भी आया था कि जब इस सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह यानी औरंगजेब आलमगीर ने इस सल्तनत को एक बड़े हिस्से पर फैला दिया था. 1690 में ये सल्तनत लगभग 40 लाख किलोमीटर के एरिए पर फैली हुई थी. लेकिन बदकिस्मती से औरंगजेब आलमगीर इस सल्तनत का आखिरी ताकतवर सुल्तान साबित हुआ क्योंकि इसके बाद जितने भी सुल्तान पैदा हुए वो इतने कमज़ोर थे कि इस सल्तनत को बाकी ना रख सके. और 1857 में ये सल्तनत अंग्रेज़ों की वजह से पूरी तरह से ख़त्म हो गई. इस लिस्ट में 7वें नंबर पर फातमी सल्तनत है. वही फातमी सल्तनत के जिसको फातमी कैलिफेट के नाम से भी जाना जाता है. इसकी बुनियाद 909 ईस्वी में अब्दुल्ला अल मेहदी बिल्ला नाम के एक इंसान ने रखी थी. ज़्यादातर इतिहासकारों का ये मानना है कि अब्दुल्ला अल मेहदी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी यानी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से था. यही वजह है कि सल्तनत का नाम फातमी सल्तनत रखा गया था. दोस्तों, ये सल्तनत अपने दौर में अफ्रीका के बहुत सारे एरिए के साथ साथ हिजाज़ मुक़द्दस और फ़िलिस्तीन के इलाके पर फैली हुई थी. ये सल्तनत अपने उरूज के दौर में लगभग 41 लाख किलोमीटर के इलाके पर फैल चुकी थी. लेकिन बदकिस्मती से इतनी ताकतवर सल्तनत भी लंबे वक्त तक कायम नहीं रह सकी थी और 909 ईस्वी में कायम होने वाली ये सल्तनत 1171 में पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी. यही वजह है कि आज के दौर में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं कि जो इस सल्तनत को जानते हैं. इस लिस्ट में छठा नाम तैमूरी सल्तनत का है. वही तैमूरी सल्तनत के जो लगभग अपने दौर में 44 लाख किलोमीटर के एरिए पर फैली हुई थी. ये सल्तनत इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि आज के दौर के बेशुमार देश उस सल्तनत में समा जाएंगे. इस सल्तनत की बुनियाद उस खतरनाक और ताकतवर इंसान ने रखी थी कि जिसको आज पूरी दुनिया अमीर तैमूर के नाम से जानती है. वही अमीर तैमूर कि जिसको जहां एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में गिना जाता है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े जालिम हुक्मरानों में भी गिना जाता है. अमीर तैमूर की ताकत और उसके जुल्म का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अमीर तैमूर ने हमारे देश भारत के मशहूर शहर यानी दिल्ली में तो तबाही मचाई ही थी बल्कि साथ ही साथ सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तान भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे. एक जंग में उसने न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को हराया था बल्कि उसके सुल्तान को कैद भी कर लिया था और ऐसी कंडीशन पैदा कर दी थी कि मानो महसूस होता था कि अब सल्तनत उस्मानिया हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी. लेकिन अमीर तैमूर की ये ताकतवर और बड़ी सल्तनत भी उसकी मौत के फौरन बाद धीरे धीरे सिमटना शुरू हो गई थी और वजह सिर्फ एक ही थी और वो वजह ये थी कि उसकी औलादें हद से ज़्यादा कमज़ोर थीं. इस बड़ी सल्तनत को संभालने में कामयाब न हो सकी थी. दोस्तों, अब इस लिस्ट में 5वां नंबर है सल्तनत उस्मानिया का. वही सल्तनत उस्मानिया कि जिसको हम लोग द ओटोमान एम्पायर के नाम से भी जानते हैं.
اس سلطنت کی بنیاد 1299 میں ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے رکھی تھی، اور یہ سلطنت 1683 میں 5.2 ملین یعنی لگ بھگ 52 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر پھیل گئی تھی۔ یہ سلطنت کتنی بڑی اور طاقتور تھی، اس بات کا اندازہ صرف اور صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب 20ویں صدی کے شروع میں اس سلطنت کو ختم کیا گیا تو اس کے ختم ہونے کی وجہ سے ہماری دنیا میں 50 سے بھی زیادہ نئے دیش وجود میں آئے تھے۔ لیکن دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات بھی ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر جب سلطنت عثمانیہ کا نام زمینی اعتبار سے 5ویں نمبر پر آتا ہے تو آخر عام طور پر لوگ اس کو پورے اتہاس کی سب سے طاقتور اور بڑی مسلم سلطنت کیوں کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ سلطنت عثمانیہ اتہاس کی وہ اکلوتی مسلم سلطنت ہے کہ جس نے اتنے بڑے علاقے پر اتنے لمبے وقت تک راج کیا تھا، ورنہ مسلمانوں کی وہ سلطنتیں کہ جو سلطنت عثمانیہ سے بھی بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھیں وہ بھی زیادہ لمبے وقت تک راج نہ کر سکی تھیں، زیادہ میں زیادہ 100، 200 یا 300 سال ہی راج کر پاتی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ نے ہماری دنیا پر لگ بھگ 600 سے 700 سال تک لگاتار راج کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کئی سو سالوں تک لگاتار پوری دنیا کی سپر پاور بنی رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہی وہ مسلم سلطنت تھی کہ جس نے یورپ کے بھی بہت سارے علاقوں کو فتح کیا تھا، نہ صرف فتح کیا تھا بلکہ ایک لمبے وقت تک یورپ پر بھی راج کیا تھا۔ ورنہ دوستو، اگر آپ اتہاس کے پنوں کو پلٹیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی بھی سلطنت یورپین علاقوں میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز اس لسٹ میں چوتھا نام گولڈن ہارٹ کا ہے۔ ویسے تو یہ سلطنت چنگیز خان کی قائم کی گئی منگول سلطنت کا ہی ایک حصہ ہوا کرتی تھی، لیکن جب چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی یہ سلطنت دھیرے دھیرے اس کی نسلوں میں بڑھ گئی تھی تو گولڈن ہارٹ نام کا یہ علاقہ باتو خان نام کے اس کے ایک پوتے کے حصے میں آ گیا تھا، اور باتو خان نے منگول سلطنت سے الگ ہو کر اپنی ایک الگ آزاد سلطنت قائم کر لی تھی جس کا نام گولڈن ہارٹ رکھا گیا تھا۔ لیکن دوستو، کہانی میں موڑ اس وقت آیا کہ جب 1252 میں باتو خان کے ہی ایک بھائی کہ جس کو آج اتہاس میں برقع خان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم اپنا لیا تھا۔ بس برقع خان کا اسلام دھرم اپنانا تھا کہ مانو منگول فوج میں اسلام دھرم اپنانے کی ہوڑ مچ گئی تھی، اور ایک ایک کر کے لگ بھگ سبھی منگول مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس طرح سے چنگیز خان کی قائم کی گئی یہ سلطنت اب ایک مسلم سلطنت میں بدل گئی تھی۔ اپنے دور میں یہ سلطنت لگ بھگ 60 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس لسٹ میں تیسرا نمبر خلافت راشدہ کا آتا ہے، وہی خلافت راشدہ کہ جس کو بہت سارے لوگ راشدون کیلیفیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستو، یہ مسلمانوں کی پہلی خلافت تھی کہ جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو جانے کے بعد قائم کی گئی تھی۔ اس کے پہلے حکمران یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے بعد اس خلافت کی گدی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امام حسن نے سنبھالی تھی۔ دوستو، اس خلافت کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ پورے مسلم اتہاس کی اکلوتی ایسی حکومت تھی کہ جس کا سنویدھان پورے طور پر قرآن کو ہی بنایا گیا تھا، یعنی کوئی بھی فیصلہ قرآن کی رہنمائی کے بغیر نہیں لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس کا اگلا خلیفہ کا ہی بیٹا یا پھر اس کا کوئی خاندانی یا رشتہ دار نہیں، بلکہ وہ بنا کرتا تھا کہ جس کو مدینے کے قابل لوگ اپنی مرضی سے چنا کرتے تھے۔ اس خلافت نے ہماری دنیا کے لگ بھگ 64 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر راج کیا تھا۔ خاص طور سے یہ خلافت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ اب اگر بات کریں اس لسٹ میں موجود دوسری سلطنت کی تو اس کا نام امیت سلطنت ہے، وہی کہ جس کو ہم سلطنت بنو امیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سلطنت بنو امیہ خلافت راشدہ کے فوراً بعد قائم ہونے والی ایک مسلم سلطنت تھی کہ جس نے ہماری دنیا کے لگ بھگ 1 کروڑ 11 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر راج کیا تھا۔ اس کی بنیاد 661 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ نے رکھی تھی۔
लेकिन दूसरी सल्तनतों की तरह ये भी ये नहीं एक पता, बड़े कोई इलाके idea पर फैले होने के बावजूद भी लंबे वक्त तक राज न कर सकी थी और 750 ईस्वी में पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए ये भी बताते चलें कि जिस यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया था, वो इसी सल्तनत का ही दूसरा बादशाह था। अब अगर बात करें उस खास सल्तनत की कि जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद है, तो वो कोई और सल्तनत नहीं बल्कि सल्तनत अब्बासिया है। वही सल्तनत अब्बासिया कि जिसको ज़्यादातर लोग अब्बासीद कैलिफेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी बुनियाद 750 ईस्वी में रखी गई थी और लगभग 1258 तक ये सल्तनत हमारी दुनिया में कायम रही थी। सल्तनत अब्बासिया ने हमारी दुनिया के लगभग 1 करोड़ 16 लाख किलोमीटर के इलाके पर राज किया था। यही वो मुस्लिम सल्तनत थी कि जिसके दौर को मुसलमानों के गोल्डन एज के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों सल्तनत अब्बासिया के दौर में ही मुसलमानों ने साइंस की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर दिया था। इस्लामिक इतिहास के ज़्यादातर बड़े बड़े वैज्ञानिक सल्तनत अब्बासिया के दौर में ही पैदा हुए थे। सल्तनत अब्बासिया की राजधानी यानी बगदाद को उस दौर में इल्म का खजाना माना जाता था, लेकिन बदकिस्मती से 1258 में हलाकू खान ने सल्तनत अब्बासिया की राजधानी यानी बगदाद को अपने पैरों के नीचे कुचलकर मुसलमानों के गोल्डन एज को डार्क एज में बदल दिया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि हमें पूरी वीडियो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी क्योंकि हमने जो भी अभी इसमें बताया गया था, हमने सच में गाइस हमें 40% भी नहीं पता था, हमें 30 कुछ पता होगा, 30% ही पता था और पूरा इतना कुछ हमें जानने को मिला। जान के काफी अच्छा लग रहा है, मतलब नॉलेज बहुत बड़ी है इस वीडियो के और हमें मतलब थोड़ा बहुत पता था जो कि हमें क्या कहते हैं मुगल का पता था। मुगल का भी इसलिए पता था क्योंकि इंडिया में था तो इसलिए, और तैमूर का भी पता था, तैमूर है ना, और क्या ओटोमन, उनका जब हमें पता चला कि 5th नंबर पे हम लोग शॉक थे। मेरे को लगा टॉप पे होगा, मुझे भी ऐसा लगा टॉप पे होगा क्योंकि यार इतना ज्यादा मतलब जैसे कि अभी सबको ही पता है यार इतना मतलब उनका ड्रामा है ये सब कुछ भी है, इतना फेमस है तो ऑब्वियसली टॉप पे होगा। बट वो टॉप में इसलिए उन्होंने बताया भी वो क्यों नहीं है, क्योंकि मतलब वो इसलिए ओटोमन फेमस है क्योंकि उन्होंने काफी टाइम तक रूल किया था, 600 और 700 तक का था ना, तो मतलब इतना कितनी बड़ी बात है इस वजह से। और उन्होंने एक और चीज इनके बारे में बताई कि ओटोमन एम्पायर ऐसा था जिन्होंने यूरोप में उसे बहुत ज्यादा कामयाबी मिली थी। नहीं तो जो पहले रूलर्स होते थे अलग मतलब मुस्लिम एम्पायर दूसरे, वो यूरोप में उन्हें इतना वो नहीं मिलता था, बट ओटोमन फर्स्ट था जिन्हें इतनी कामयाबी यूरोप में मिली थी। और तो ये नहीं था हमारे लिए। जो टॉप पे थे वो तो उनका एरिया हमने जब सुना 1 करोड़ से भी ज्यादा कवर उन्होंने, बहुत बड़ी बात है, इस वजह से ही है वो टॉप पे। और हमने उनके बारे मतलब वो हमने नहीं सुना था, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था, मैंने बस इन्हीं के नाम सुने थे। अय्यूबी जो टॉप पे था वो भी मैंने नहीं सुना था, तो वो भी जान के हमें काफी अच्छा लगा और नई चीजें पता चली। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि उन्होंने इतना मतलब कवर किया, इतना उन्होंने लड़ाई की, तब वो जीते। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो मतलब अपनी पूरी जिंदगी बस फिर यही करते थे यार। उनका मेन आई थिंक यही था कि है ना कितना अपना एरिया को और फैलाना, है ना, कवर करना, कितना टाइम लगता है, प्लस साथ में इतना लड़ाई करना, ये सब करना, और बड़ी ये भी बहुत सोच के अलग सा लगता है। और गाइस हमें ये वीडियो सच में काफी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि मतलब हमने अपने यहाँ का हमें पता था, पहली बार हमें थोड़ा कुछ अलग नॉलेज मिली है, तो बहुत अलग भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और गाइस आप लोग भी बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।